हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का लेसन 12। इसका दो पार्ट हमने पहले दिया था और ये पार्ट थर्ड है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर थर्ड यानी तीसरा पार्ट। ठीक है, हमने पहले पार्ट में आपको बताया था कि हमारे देश में जब हड़प्पा सभ्यता हुई थी तो उस समय कुछ शहर विकसित हुए थे। उन शहरों का नाम था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपर, कालीबंगा इत्यादि इत्यादि। ये शहर विकसित हुए। उसके बाद क्या हुआ, सभ्यता संस्कृति अच्छी चल रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ऐसा कोई लिखित विवरण नहीं था। तो या तो बाहर के लोगों का आक्रमण हो गया, अकाल पड़ा, आग लगी, बाढ़ हुआ, कोई ऐसी घटना घटी जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया। ये सारे शहर भी खत्म हो गए। इसके बाद हम लोग पढ़े थे मगध जनपद के बारे में। तो मगध जनपद में कुछ शहरों का विकास हुआ, जैसे उज्जैनी थे, पाटलिपुत्र थे, राजगृह इत्यादि शहर थे जो मगध की राजधानी भी रही थी। ये शहर अपने राज शासन काल में विकसित हुए। धीरे धीरे मगध का भी अंत हुआ, ये शहर भी अपना अस्तित्व खोने लगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे 1206 से लेकर के 1857 तक हमारे भारत में दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगल वंशों के काल में, और इन कालों में कुछ राज्य मतलब शहरों का उदय हुआ। और इन शहरों में कुल कुल मिलाकर के थे, जिनमें हमने पढ़ा था दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सिकड़ी, इलाहाबाद, ऐसे शहर विकसित हुए। और ये सब अच्छे इसलिए हुए क्योंकि यहाँ स्थापत्य अच्छी थी। पे अटेंशन ऑन दी बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो ये सारे स्थापत्य के कारण, बड़े बड़े भवनों के कारण ये नाम हुए। और राजा महाराजा क्या करते थे ना, इस जगह पर ना अपना क्या बनाते थे, राजधानी बना देते थे, जिसके कारण ये ज्यादा प्रसिद्ध हुए। जब भारत में औपनिवेशिक सरकार हुई यानी अंग्रेजों की सरकार हुई, तो इन सारे शहरों का भी अस्तित्व धीरे धीरे कमने लगा और नए शहरों का विकास हुआ। और नए शहरों में सबसे ज्यादा हुआ कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। कलकत्ता शहर क्यों विकसित हुआ, मद्रास कैसे बनी और मुंबई कैसे बनी, इन सब के बारे में शॉर्ट में हमने पहले भी पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कलकत्ता शहर का निर्माण हुआ तो हुआ कैसे। ठीक है, चलते हैं, हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब चलते हैं हम लोग पाठ की तरफ, सुनिएगा। आज पढ़ते हैं कलकत्ता शहर का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना तुम लोग। कलकत्ता शहर 3 गांव को जोड़कर बनाया गया है, जिसका नाम है, याद रखेंगे, सूता नाली, कोलकाता और गोविंदपुर। ये 3 गांव थे। इन 3 गांव को जोड़ करके उस समय कलकत्ता बनाया गया था। माने कलकत्ता एक गांव, एक उसके पास वाला गोविंदपुर, और एक तीसरा गांव था सुल्तान अली। ये गांव थे। इन तीनों को जोड़ करके उस समय कलकत्ता शहर बनाया गया। यहाँ बुनकरों की संख्या अधिक थी, सरकार उसे हटने का आदेश दिया। उस समय उस जगह पर ना बुनकरों की संख्या बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हमने बताया था कि कलकत्ता में सबसे ज्यादा जूट की खेती होती थी, और जूट से सामान जो बनते थे वो हाथ से ज्यादा बनते थे। माने उसको क्या कहते हैं, थैला कहिए, गलैचा कहिए, पैर रखने वाली जो होती है सीट, घर में लोग हम प्रवेश करते हैं तब बाहर में लगा देते हैं वो शीट, जिस पर लोग पैर पोछ करके तब घर के अंदर प्रवेश करता है, नहीं, पैर पोछने वाला। इस तरह के बहुत सारी चीजें तो जूट के सामान बनते थे हाथ से। तो वहां पर बुनकरों की संख्या ज्यादा थी। तो जब वहां पर कलकत्ता शहर का निर्माण करना था, फोर्ट विलियम या अन्य प्रकार की भवन अंग्रेजों को बनवानी थी, तो इन 3 गांव से जितने बुनकर थे सबको हटने का आदेश दे दिया। और वहां पर फोर्ट विलियम बनाया गया और उसके आसपास की जगहों को खाली करवाया। क्योंकि अंग्रेजों को क्या था कि अंग्रेज सोचता था कि भारतीय लोग ना गंदा है और ये गंदी बस्ती में रहता है, यहाँ बीमारियां ज्यादा फैलती है। हम लोग क्या करेंगे ना, ज्यादा दूर में रहेंगे, साफ सफाई में रहेंगे, तो बीमारियां यहाँ कम फैलेगी। इसलिए क्या किया, पहले तो फोर्ट विलियम बनाना था, तो फोर्ट विलियम बनाने के लिए आसपास की इलाका को क्या कर दिया, खाली करवा दिया। यानी तीनों गांव को खाली करवा दिया और बीच में एक फोर्ट विलियम, चारों तरफ से बगीचा उगीचा बनवाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद खाली करवाने के बाद वहां पर लॉर्ड वेलेस्ली ने एक किला बनवाया। ठीक है ना, उसके आसपास के तालाब
चमड़ा के कारखाने, कब्रिस्तान, इस सब को भी खाली करवा दिया। माने वहां पर फोर्ट विलियम जो किला बना, लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया, उसके आसपास पहले तो गांव के अंदर जो बुनकर लोग थे, किसान थे, आदमी थे, सबको खाली करवाया कि तुम लोग यहाँ से हटो, बिल्कुल खाली हो गया। इसके अलावा वहां पर जो तालाब था, वो तालाब को बंद करवा दिया गया, क्योंकि तालाब गंदा तालाब था, ठीक है ना, उसमें गंदगी पानी बहती थी, तो इसको तालाब को बंद करवा दिया। इसके अलावा कब्रिस्तान था जहां पर लोगों को दफनाया जाता था, उसको हटा दिया, ठीक है ना, मैंने बिल्कुल उस जगह को एकदम साफ क्लीन कर दिया, वो कुछ भी नहीं रहेगा पर, बिल्कुल साफ। अब नए तरीके से अब क्या करेंगे, अंग्रेज उस पर नया चीज स्थापित करेंगे, ठीक है। शहर के साफ रखने के लिए 1817 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था लाटरी कमेटी, और इसका काम था शहर की साफ सफाई पर ध्यान देना। अंग्रेजों ने शहर में साफ सफाई रखने के लिए क्या किया, एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा लाटरी कमेटी, और वो साफ सफाई पर पूर्णतः ध्यान देती थी इसका। तो उसने क्या किया, कैसे साफ सफाई रखा जाए, इसके लिए सबसे पहले कलकत्ता शहर का उसने एक नक्शा तैयार किया, स्ट्रक्चर, उसमें सड़क का निर्माण किया, उस किसमें, नक्शे पर, और नक्शे में फिर उसमें नाला तैयार किया, ठीक है, सब कुछ नक्शा से तैयार किया। और उसके बाद देखिए सड़क बनवाया, निर्माण शुरू किया। अवैध बस्ती को हटा दिया गया। अवैध बस्तियां जो थी, जो ऐसी बस्तियां जहां सूरज की रोशनी नहीं जाती थी, ऐसे ऐसे लोग छोटे छोटे घरों में रह रहे थे वहां पर, तो अंग्रेजों ने सबको हटवा दिया, कर सबको खाली करो, ठीक है, और खाली करके हटा करके उस जगह को साफ कर दिया गया। देखिए पहले क्या किया, वो अंग्रेज एक समिति बनाई, क्या नाम रखा उसका, लाटरी समिति। वो समिति क्या किया, पहले नक्शा तैयार किया कि कैसे शहर साफ रहेगा, तो बड़ी बड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें होनी चाहिए, जगह बिल्कुल एक दूसरे के घर में आसपास में सूरज की रोशनी होनी चाहिए। तो उसने देखा कि जो लोग छोटे छोटे कमरे में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, तो सबको हटा करके साफ कर दिया गया पूरा। यानी कहने का अर्थ है कि 3-4 गांव आसपास का गांव जो था, सबको वह बिल्कुल साफ कर दिया, अवैध लोगों को हटा दिया। साथ देखिए हटाने के बाद उसने क्या किया, वहां पर एक बिल्डर को बुलवाया, बिल्डर जो होता है ना भवन बनाने वाला, बिल्डर बुलवाया, और बिल्डर जो है ना घर बनाया मकान, और सबको अलग अलग लोगों को मकान भी उपलब्ध कराई। ऐसा नहीं कि सबको हटा करके भेज दिया। जैसे आप जाइए पटना में, देखिए पटना में जाइएगा तो बहुत सारे लोग ना अवैध रूप से कहीं पर कब्जा करके, सरकारी जमीन है और उस पर छोटा छोटा घर बना करके, झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहे हैं। अब सरकार की आदेश आती है कि इसको हटाओ, तो वो हटा देता है, और हटाने के बाद क्या करता है, फिर से वहां पर बिल्डर द्वारा उस पर भवन बना करके उन लोगों को रहने का जगह देता है। ऐसा नहीं कि उसको भाई भेज दिया जाएगा, माने हटिए आप लोग, यहाँ पर क्या होगा, एक भवन बनेगी, और उन भवन में एक कमरा आपको भी मिलेगा। आप लोग जो अव्यवस्थित ढंग से रह रहे हैं, तब वहां पर 1 मंजिला है, 2 मंजिला है, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम लोग रहेंगे। अब वहां पर हम 20 मंजिला बना लेंगे बिल्डर के माध्यम से, और आपको 1 मंजिल उसमें किसी कोई में, चाहे ऊपर वाला मिल जाए चाहे नीचे वाला, कहीं से एक जगह मिल जाएगा आपको रहने के लिए। तो हम लोग भी सोचते हैं कि चलो, अरे हमारी पूरी लाइफ में तो बिल्डिंग बनेगा ही नहीं हमसे, क्योंकि हमारी कमाई उस तरह की नहीं है, तो हम लोग जमीन को दे देते हैं सरकार को, और सरकार क्या करती है, हम लोगों को एक बाद में बिल्डिंग दे देती है। ये दिल्ली में भी होता है, बहुत जगह ऐसा होता है कि हम जहाँ बसे हुए हैं उस जगह पर बिल्डर जो है, अब उसमें क्या क्या, मान लीजिए एक जगह पर ऐसे जगह है, इस जगह पर 25 मंजिला भवन बना दिया, तो एगो आपको दे दिया, 24 तो बचा हुआ है, 24 से हुआ भाड़ा कमा रहा है। समझ में आई बात है, जमीन आपका है, उससे क्या मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका है तो है। आप 25 तल्ला मकान बना करके वो कमा रहा है, आपको एगो दे दिया मकान रहने के लिए। आप भी सोच रहे हैं हमको भी तो सब सुविधा मिल ही रहा है, तो क्या जरूरत है, कहीं तो हमको रहना ही है। क्लियर, ऐसे होते हैं। चलिए, तो क्या करता है कि अंग्रेजों ने क्या किया, हटा दिया। गरीब बस्ती में जब भयंकर महामारी आई, तो उस समय सरकार लोगों की मदद भी की थी, ठीक है ना। और राइटर्स नामक बिल्डर ने भवन बनाया और लोगों को ठहरने के लिए जगह दिया। राइटर्स बिल्डर्स थे, यानी कि कलकत्ता शहर कैसे निर्माण, समझ गए। पहले क्या किया गया, फिर समझिए, पहले क्या किया कि वहां पर फोर्ट विलियम बनवाना था, अंग्रेजों की किला बनवानी थी, तो उसने 3 गांव को सबसे पहले खाली करवाया, और खाली करवाने के बाद लोगों को हटा दिया जो बुनकर लोग थे, और उसके बाद उसमें जो तालाब थे, कब्रिस्तान थे, उस सबको भी क्या कर दिया, साफ करवा दिया, हटा दिया, माने तालाब को बंद करवा दिया, कब्रिस्तान में दफनाना बंद कर दिया, सब कुछ खत्म, और उस जगह को बिल्कुल खाली। इसके अलावे आसपास के जो भी गांव थे उसमें भी उन्हें साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए कमेटी बनाई, और कमेटी को ये बना दिया गया काम कि कैसे रहेगा साफ सुथरा। तो उसने क्या किया, एक नक्शा तैयार किया, नक्शे में सड़क नाला सब बनवाया, और नक्शे के हिसाब से जो अवैध बस्तियां थी बस्ती को हटा दिया, और उस जगह पर बिल्डर द्वारा नए नए भवन बनवाए गए, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनवाई गई। तो इस तरह से वहां पर कलकत्ता शहर का निर्माण हुआ। पहले गांव था, पहले क्या था वो, गांव, अब क्या बन गया वो, शहर, ठीक है। छोटी सड़क थी, चौड़ी सड़क हुई, जहां झोपड़ी उपरी थी, वहां पर क्या हुआ, बिल्डिंग खड़ा हुआ, तो अब वो क्या बन गया, शहर बन गया।
क्लियर। और वहां पर बुनकर लोग खेती बाड़ी आसपास के इलाके में तो होती ही थी, तो वहां से कच्चा माल उपलब्ध होता था आसानी से। कौन? पटसन, पटुआ। नहीं, तो हुगली नदी के किनारे, ये तो शहर की बात कर रहे थे ना। जो गांव इलाका था तो वो अभी बहुत सारा तो गांव है ही, तो वहां पर खेती बाड़ी होती थी, और वहां से पटसन जो होता था, पटुआ, उसको वो क्या करते थे, लेते थे। हुगली नदी के किनारे उद्योग था, उसमें उद्योग चल रहा था, तो धीरे धीरे वो शहर के रूप में परिवर्तित होना शुरू हो गया। इस तरह से कलकत्ता शहर का निर्माण हुआ। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलते हैं अब हम लोग मुंबई नगर का विकास कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर मुंबई फिर शहरों के रूप में कैसे विकसित हुआ। सुनिएगा थोड़ा सा। होता क्या है कि मुंबई जो देख रहे हैं वो 7 महाद्वीपों का एक शहर है। 7 महाद्वीप। महाद्वीप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? जैसे चारों तरफ क्या होगा, पानी होगा, और बीच में ये सब पानी है मान लीजिए, और बीच में ये सूखा हुआ जगह है, मिट्टी है, ठीक है ना। इसी पर लोग बस गए, ये क्या है, महाद्वीप है। जैसे आप सुनते होंगे बंगाल की खाड़ी में है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। उसी तरह से हमारे अरब सागर में है लक्षद्वीप समूह। द्वीप का मतलब क्या हुआ कि चारों तरफ से क्या रहेगा, पानी, अब बीच में क्या रहेगा, सूखा हुआ। अब ऐसा नहीं कि एक एक पैर रखने वाला, एक आदमी के खड़ा होने वाला वो जगह नहीं, बहुत बड़ी जगह होती है, और चारों तरफ से पानी पानी रहता है, और बहुत बड़ा जगह भी होता है, और उस जगह पर हवाई जहाज, रेल, सब कुछ चलता है, ठीक है ना। मैंने बहुत बड़ा होता है, मिट्टी, चारों तरफ से पानी, तो बड़ी जगह हो गया। जैसे अब चलेंगे, एक भारत का नक्शा देखिए, ऐसे भारत का नक्शा, तो ये हमारी बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पर जो है ना बहुत सारा द्वीप है, बहुत सारा द्वीप। तो यहाँ पर सब कुछ है, जंगल है, वन है, खेती बाड़ी होती है, रेल है, ट्रैक्टर है, बस है, गाड़ी है, बस स्टैंड, सब कुछ जैसे हमारे यहाँ है ना वैसे वहाँ पर है। यहाँ पर बहुत सारी आबादी, यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। यहाँ पर हवाई अड्डा, सब कुछ है। तो ये देखने से लगता है छोटा, लेकिन है वहां पर बहुत बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है ना, सब कुछ चलता है। और इधर ये हमारा अरब सागर है, तो इसमें है लक्षद्वीप, ये छोटा छोटा है, ये भी बड़ा बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत छोटा है, लेकिन है इससे छोटा है। अंडमान निकोबार से क्या है, ये छोटा है। तो यहाँ पर इसकी राजधानी नहीं है, इसकी राजधानी इधर बनाई गई, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो द्वीप समझ गए। तो मुंबई जो है ना वह क्या हुआ, सुनिएगा। मुंबई का नाम, एक वहाँ एक देवी है जिनका नाम है मुंबा देवी, ठीक है। मुंबा देवी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। मुंबई शहर का नाम किस पर रखा गया, मुंबा देवी। पूछ सकता है परीक्षा में। यह नगर 7 द्वीपों को मिलकर बना है। मुंबई नगर कितने द्वीप, 7 द्वीप हैं, उन द्वीपों को जोड़ करके बनाया गया। अब ये मत समझिएगा कि दोनों को रस्सी से बांध दिया गया है, मतलब कुछ लोग उस पर बसे हुए थे, कुछ लोग उस पर बसे हुए थे, सब मिल करके, ठीक है ना, सातों को एक नाम रखा गया, क्या, मुंबई। क्या है सुनिएगा, यहाँ पहले व्यापारी और कृषक को लाकर बसाया गया। अंग्रेजों ने पहले किसको लाकर बसाया, व्यापारी, अंग्रेज नहीं लाया, पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगाली पहले व्यापारी को और कृषक को, क्योंकि द्वीप था, चारों तरफ पानी की सुविधा थी, ठीक है, चारों तरफ पानी है, तो वहां की मिट्टी उपजाऊ थी, तो पुर्तगाली को लगा कि यहाँ पर अच्छी खेती बाड़ी की जा सकती है, तो चलो वहां पर कुछ कृषक को ले आए। वहां से व्यापार की सुविधा थी। व्यापार की सुविधा इसलिए क्योंकि किसके है, अरब सागर के किनारे बसा हुआ था, है ना। तो अरब सागर से क्योंकि इंग्लैंड से जो जहाज आती थी, इंग्लैंड से जो जहाज आती थी यहाँ पर रुकती थी, तो यहाँ पर रुकने का एक अच्छा जगह मिल गया उसको, ठीक है। तो आराम से यहाँ से सामान को खरीदना बेचना हो जाए, तो यहाँ पर कौन रहेगा, व्यापारी, ठीक है। तो पहले किसको लाया गया, व्यापारी को और कुछ कृषकों को वहां पर ला करके बसाया गया। मुंबई पहले गुजरात के शासक बहादुर शाह के अधीन था। माने ये मुंबई जो था वह अभी महाराष्ट्र राज्य में है। किसमें पड़ता है मुंबई, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। लेकिन उस समय किसके अधीन में था, गुजरात के एक राजा थे जिनका नाम था बहादुर शाह, उनके अधीन था। और पुर्तगाली उसने उसे छीन लिया। छीन लिया का मतलब क्या, युद्ध किया और उससे जीत लिया उसको, ठीक है। पहले तो यही होती थी कि जीत, मतलब कोई राजा लड़ाई करता, उसके चीजों को वो छीन लेता था, यहाँ तक कि पत्नी को छीन लेता था। पहले देखे होंगे कि राजा गया, आक्रमण किया, वो राजा अगर मर गया, चाहे वो भाग गया, तो उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लेता था, ऐसा भी होता था। चलिए, तो छीन लिया, और वेसिन के स्थान पर दुर्ग बनवाया। कौन, ये पुर्तगाली। अपने आप को जीत हासिल करने के बाद, कल हमने बताया था कि जब राजा कोई कहीं जीतता था ना, तो अपनी पहचान के लिए वहां पर क्या बनाता था, कोई दुर्ग, किला नहीं बनवा देता था कि भाई यहाँ तक हमारा कब्जा हुआ। वो अपनी नाम के लिए कि हमारा यहाँ तक क्या हुआ, कब्जा हुआ, वहां अपनी सेना को रख देता था कि इस सीमा के अंदर कोई नहीं आएगा, ये हमारा सीमा हो गया। नहीं, तो वहां पुर्तगाली ने जीत करके और वेसिन में किला बनवा दिया। 1661 में इंग्लैंड के एक सम्राट थे जिनका नाम था चार्ल्स द्वितीय। जब उनकी शादी पुर्तगाल की राजकुमारी से हुई, देखिए सुनिएगा,
1961 में 1961 में ये थोड़ा सा गलती हो गया, 1961 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मिस पॉइंट है डेट, ठीक है ना, ये है 1861 नहीं 1761 होना चाहिए, डेट यहाँ पर मिस पॉइंट है, डेट मालूम नहीं है, याद नहीं आ रहा है। इंग्लैंड के सम्राट जो थे चार्ल्स द्वितीय, उनकी शादी जब पुर्तगाल के किससे हुई, राजकुमारी से हुई, तो पुर्तगाल के राजा ने ये मुंबई जो है किसको दे दिया दहेज में, चार्ल्स द्वितीय को दे दिया, राजा को दे दिया, ठीक है। तो राजा, क्योंकि भारत में तो आता नहीं था उस समय, तो अंग्रेज का राजा नहीं आता था, उस समय आता था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वो मिल गया, किसको मिल गया, वो राजा जो है चार्ल्स द्वितीय, ये मुंबई शहर किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ठीक है। और गवर्नर रे गेराल्ड ऑगियर ने उसे व्यापारी द्वीप के रूप में विकसित किया। देखिए इंग्लैंड का एक मतलब गवर्नर जो आए, उनका क्या नाम था, गवर्नर गेराल्ड, गवर्नर गेराल्ड, उन्होंने इस द्वीप को किसमें, व्यापारी के रूप में विकसित किया, और निपुण व्यापारी और श्रमिक मिल करके बस्ती बनाई और यहाँ पर अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई, ठीक है, समझिएगा। पहले तो पुर्तगाल वहां पर शासन किया, और पुर्तगाल की राजकुमारी यानी पुर्तगाल के राजा की जो बेटी थी, उसकी शादी किससे हो गई, इंग्लैंड के राजा से, तो राजा को दहेज के रूप में वो मिल गया, कौन, मुंबई, ठीक। तो राजा वो मिला राजा को, उस समय भारत में कौन काम कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी, क्योंकि व्यापारी नहीं आता था, राजा नहीं आता था, कौन आता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे भारत में पहले शासन कौन किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की। जब हम लोग 1857 में अंग्रेजों से लड़ाई किए, तब ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार बंद करके और राजा अपने अंदर ले लिया था, नहीं ले लिया था, तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वह मिल गया। और वहाँ के जो गवर्नर थे, उनका नाम था, याद रखेंगे, गेराल्ड ऑगियर। वो क्या किए, इस देखा, वो समझा कि एक व्यापारिक जगह है, यहाँ से व्यापार अच्छा किया जा सकता है, नहीं, तो वहां पर व्यापारियों को ला करके बसाना शुरू किया, और व्यापारी को तरह तरह की सुविधाएं देना शुरू किया। अगर आपको शहर को विकसित करना है, तो व्यापारी को क्या देना होगा, आपको सुविधा देना होगा, जैसे वो सामान लाया, उसके रखने की व्यवस्था कीजिए, व्यापारियों को रहने की व्यवस्था, उसको कोई लूटे नहीं, उसके आने जाने की सुरक्षा का प्रबंध, है ना, फिर वो सामान खरीदेगा, वो उसके सही उचित मूल्य पर मिलनी चाहिए, नहीं कोई उसके साथ ठगा ठगी नहीं हो, ये सारी सुविधा दीजिएगा तब ना व्यापारी आएगा। जैसे हम लोग सोच रहे थे कि जब हमारी नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हमारा बिहार ना अब उन्नत राष्ट्र बनेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो है हमारे बिहार में काम करने के लिए आएगी, लेकिन नहीं आई। क्यों, क्योंकि उसको हमने सुरक्षा नहीं दिया, उसे हम सुरक्षा नहीं दिया, हम बिजली नहीं उपलब्ध करा पाए, सड़क यातायात हमारी अच्छी नहीं थी, इसीलिए हम उसको नहीं दे पाए, तो कंपनियां नहीं आई। ज़्यादा करके कंपनियां अभी महाराष्ट्र में काम करती है, उत्तराखंड में काम करती है। क्यों, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो हम बिहार को नहीं चुनती है, कहाँ चुनती है वो, उत्तराखंड को चुनती है, कहाँ को चुनती है वो, महाराष्ट्र को चुनती है, फिर आंध्रा को चुनती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर सरकार जो है ना, उसको बिजली, सड़क, सुरक्षा ये सब उपलब्ध कराती है। अब हमारे यहाँ कोई कंपनी आवे, हम उसको सुरक्षा नहीं देंगे, कहीं पर वो अपनी कंपनी खड़ा करने लगेगी कि वहाँ का जो गुंडा होगा, गुंडा वो पहुंच जाएगा, अच्छा कहाँ के हैं आप, तो हम केरला के हैं, केरल की कंपनी है, अच्छा ठीक है, तो तुम कंपनी खोल रहे हो तो तुम हमको 20 लाख पहुंचा देना। अब लीजिए, वो कंपनी बेचारा खोलबो नहीं किया, पहले ही कह रहा है 20 लाख पहुंचा दीजिए, वो बचेगा उसको तब ना कोनो बात जी, तो बेचारा बढ़िया बिस्तर समझ के भाग जाता है, काहेला यहाँ काम करेगा, वो समझ गया कि जब तक हम काम करेंगे तब तक ये हमको लूट के खा जाएगा, नहीं खा जाएगा, चला जाता है। ये सुरक्षा नहीं दीजिएगा। लेकिन वहां पर क्या किया, ये जो है गवर्नर गिराल्ड, वो बहुत अनुभवी लोग थे, वो क्या किए वहां पर विकसित के रूप में, यानी व्यापारियों को खूब सुविधा देना शुरू कर दिया। अब देखिए सुविधा जब मिलना लगा व्यापारी को, तो व्यापारियों ने क्या किया, सो देखिए अब आगे। अरे यार, इसका लाभ उठाकर गुजराती, पारसी, बोहरा, यहूदी, सूरत, वहां के बहुत सारे जगह का नाम है ये सब, ठीक है ना, याद रखेंगे। गुजरात के, यहूदी, सूरत के सब व्यापारी लोग जो थे, जो ठोस व्यापारी था, वो देखा कि भाई कहाँ, मुंबई में हम लोगों को काफी सुविधा मिल रही है, किसके तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से, वहां सुरक्षा की व्यवस्था है, तो चलो हम लोग वहां, नहीं, और वहां बाहर बाहर से लोग, व्यापारी लोग आकर के वहां क्या होने लगे, बसने लगे। और मात्र 4 वर्षों में
1661 से जो वहां पर जनसंख्या मात्र 10,000 थी, 65 में बढ़ करके 60,000 हो गई। अब देखिए 4 वर्षों में कितनी आबादी बढ़ गई, 50,000 आबादी बढ़ गई। बहुत ज्यादा नहीं हो गया मात्र 4 वर्षों में? क्यों? क्योंकि बाहर के व्यापारी सब देखा कि वहां पर बहुत सुविधा हो रही है, तो चलो वहां जाकर के बस जाते हैं, वहां जाकर के बस गया। 1871 में मराठा को जब हराया, मराठा को अंग्रेजों ने जब हराया, तो वहां पर बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित करवाया। मराठा जब हार गया, क्योंकि महाराष्ट्र अभी जो मुंबई है वो पहले मराठा था, वहां पर शासन किसका था? मराठा का। ठीक है, तो मराठा शासक को हराया, जैसे पेशवा, ये क्या कहते हैं आप लोग, बाजीराव थे, या उनका क्या नाम था, बाजीराव रखिए। तो उनको जब हराया तो वहां पर बहुत सारा उद्योग स्थापित किया। 1784 से 1845 के बीच इन 7 द्वीपों को जोड़ करके एक महानगर बनाया गया, जिसका नाम रखा गया मुंबई। ठीक है, पहले तो ऐसे गांव था, लेकिन उस 7 नगर को जोड़ करके एक महानगर स्थापित किया गया। महानगर समझ रहे हैं, जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं बनाया गया, और वहां पर एक नगर पालिका भी बनाई गई। देखिए, मराठी व्यापारी मुंबई में आकर के बस गए, जिससे मुंबई निश्चित आकार ले लिया। माने बहुत सारे मराठा लोग जो बाहर बाहर व्यापार कर रहे थे, उन लोगों को लगा कि भाई अंग्रेज बहुत सुरक्षा दे रही है, तो हम लोगों की भी वहां पर चलना चाहिए। तब बाहर के लोग आकर के व्यापार कर रहे हैं, हम लोग भी जाएंगे व्यापार करेंगे, सब वहां पर आया। एक मुंबई ने एक निश्चित आकार में आ गया, माने मुंबई बहुत सारी आबादी हो गई, वहां पर नगर पालिका हो गया, महानगर हो गया। नहीं, चलिए आगे। 1861 में जब सुएज नहर खुल गया, सुएज नहर खुल गया, तो मुंबई कपास का मुख्य व्यापारिक केंद्र बन गया। और 1872 में मुंबई में नगर पालिका स्थापित। सुनिए, अब कहेगा सुएज नहर क्या है, समझते हैं। देखिए, विश्व का एक समझिए नक्शा, ये हमारा क्या था, ये हमारा एशिया महादेश है, क्लियर। और ये यूरोप है, यहाँ अमेरिका है, यहाँ अमेरिका है, और इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर अफ्रीका है। हम लोग इतने में हैं। ये एशिया, ये हमारा क्या है, यूरोप, ये क्या है, अफ्रीका। तो हम लोग पहले इधर से ही व्यापार करते थे, हम शुरू में पढ़ाए होंगे आपको, इधर से ही व्यापार करते थे। नहीं, लेकिन इस रास्ते पर किसका अधिकार हो गया था? नहीं नहीं, डच वालों का। किसका अधिकार हो गया था? डच वालों का अधिकार हो गया था जेरूशलेम में, जेरूशलेम में। तो इधर से रास्ता क्या हो गया, कनेक्शन कट गया। तब ये यूरोपीय व्यापारी भारत आने के लिए सोचने लगे, और इधर से घूम के आते थे, अटलांटिक महासागर से होकर के। तो ये थोड़ा लंबी दूरी हो जाती थी, नहीं, लेकिन मजबूरी था, व्यापार करना था। और इधर का रास्ता क्या हो गया था, वो डच वाला सब जो है क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। इधर के कोई रास्ते को आने ही नहीं देता था, जहाज को लूट लेता था, तो इधर से लोग आना बंद कर दिए थे। ठीक है, लेकिन धीरे 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 देश में प्रगति हुई, सब लोगों में एकता आई फिर से बाद में। तो यहाँ पर एक नहर है जिसका नाम था सुएज नहर। सुएज नहर को काट करके और एक रास्ता बनाएगा, बहुत चौड़ा है रास्ता, ठीक है ना, रास्ता बनाया गया। और उससे जब आने का रास्ता जब मिला, तब यूरोप के लोगों को सीधा कनेक्शन आ गया। अब देखिए, अब ऐसे घूम कब के आ रहे हैं यहाँ, नहीं, और इधर से सीधे ऐसे आ रहे हैं, तो कौन रास्ता हुआ नजदीक? इधर वाला रास्ता नजदीक नहीं हो गया। तो रास्ता नजदीक हो गया, तो इधर से देखिए, इधर से जब आता था लोग भारत, तो यहाँ भी रुक सकता था, इधरों घूम जाता था, इधरों घूम जाता था, नहीं घूम जाता। लेकिन इधर से जब आने लगा था, सीधा डायरेक्ट कनेक्शन हो गया मुंबई से, मुंबई उसको नजदीक पड़ने लगा। ठीक है, तो जितने व्यापारी थे, अब यूरोप से सुएज नहर होते हुए कहाँ आ जाती, सीधे मुंबई। और जब मुंबई आए तो उसको बहुत अच्छा लगा कि भाई मुंबई में सूती वस्त्र का बहुत बड़ा एकदम केंद्र बन गया। पहला कारण कि मुंबई की जलवायु, यानी महाराष्ट्र की जलवायु और गुजरात की जलवायु कपास के उत्पादन के लिए अच्छी है। अच्छा कपास की खेती पूरे भारत में सबसे ज्यादा वहीं होती है, क्लियर। और व्यापारी उस समय किसका व्यापार करते थे ज्यादा, तो सूती वस्त्र का। तो उन लोग को रास्ता भी मिला, नहीं, कच्चा माल भी मिला, कहाँ, मुंबई में। इसलिए मुंबई जो है कपास का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, जब अंग्रेजों की कपास की कमी होती थी, तो भारत में कपास का उत्पादन क्या करता था, वो बढ़ा देता था, क्लियर। चलिए, तो मुंबई में नगर पालिका हुआ, और उद्योग मालिक मजदूरों को रहने के लिए आसपास के कमरे का प्रबंधन कराती थी, जिसे चौल कहा जाता था, याद रखिएगा। माने अंग्रेज जब वहां पर बहुत सारा उद्योग हो गया, जनसंख्या बढ़ गया, जगह तो कम था, जगह कम था, अब वहां पर आबादी बढ़ने लगी। मिल मालिक देखा कि हमारे मजदूर दूर दूर जाकर के अब रहती है, तो उसको आने में क्या होता था, समय लगता था, जाने में समय लगता। अब मान लीजिए मिल में आना है उसको 8 बजे, अब वहां से बेचारे 7 बजे चलते, 2 घंटा उनको 3 घंटा आने ही में लग जाता, सड़क हो गया भीड़ भाड़ वाला, बहुत परेशानी होता था। तो वो लोग क्या किया, मिल मालिक अपने काम को बढ़ाने के लिए, देखिए
मिल के आसपास ही छोटा छोटा कमरा बनवाया, आ मजदूर को उसमें रखना शुरू कर दिया कि तुम लोग यहीं रहो। तो उससे क्या होता था कि कमरा से निकलेगा सीधे मिल में, 5 मिनट में मिल में घुस गया, नहीं घुस गया। तो अब वो समय से आ जाता था मिल में, पहले आ जाता था मिल में, तो मिल मालिक को काम ज्यादा होता था। अब जाने की टेंशन नहीं है कि हमको यहाँ से 6 बजे छोड़िए हम 9 बजे तक पहुंच जाएंगे, अब जाने का भी टेंशन नहीं क्योंकि बगल में ही तो उसका कमरा है। छूटेगा 9 बजे छूटेगा तो 5 मिनट में कमरे पर, नहीं रास्ते का वो 2-3 घंटा का 4 घंटा का जो समय था वो मिल मालिक अपने मिल में रखवा लिया मजदूर से अपने फायदे के लिए। चलिए वो तो अपने फायदे के लिए है, लेकिन क्या हुआ सो देखिए, वो जहां जहां छोटा छोटा कमरा था वो जब वहां रहने लगे लोग, तो स्वाभाविक सी बात है कि होता क्या है कि जहां हम लोग रहने लगते हैं, हमारी व्यवसाय काम चल शुरू हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि हम सब परिवार वहीं बस जाए, नहीं क्योंकि परिवार के बच्चे पत्नियां सबको लेकर के हम लोग वहीं चले जाते हैं। अब वहां पर जब वो लोग रहने लगे, ठीक है, तो वो जगह हो गया कंजेस्टेड, काफी एकदम गंदा जगह हो गया, ज्यादा आदमी आदमी ही गंदा करता है। आदमी एक ऐसा है जो सफाई भी वही करता है, गंदला भी वही करता है, सब जहां रहेगा वो गंदा करके जाएगा। भोज भात देखिएगा जहां शुरू हुआ कि पूरा कचरा घर कचरा हो जाएगा, नहीं कचरा हो जाएगा, फिर आप साफ करते रहिए। चलिए जो भी थी, तो वो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने वहां पर सॉरी ये मिल मालिकों ने छोटा छोटा कमरा बनाया, उनमें लोग जाकर के रहने लगे। तो वहां पर कुछ लोग जो धनाढ़ लोग थे वो सोचा कुछ कमाने का उपाय किया जाए। क्या? तो कमाने के लिए क्या किया, कमरा बनवाया, छोटा छोटा कमरा, 2 मंजिला 3 मंजिला, ठीक है, और उसमें छोटा कमरा 10 बाय 10 का 12 बाय 10 का ऐसे करके, और उसमें शौचालय किसी किसी में साथ में जोड़ दिया, किसी किसी में अलग रख दिया, ठीक है, और इसका नाम रखा गया चौल। इस भवन का क्या नाम रखा गया, चौल। जैसे मान लीजिए ये पंक्ति हमारा घर है तो हम पंक्ति से बनाए, ठीक है, उसमें नीचे कमरा ऊपर कमरा। अब आप जा रहे हैं तो एगो आपको कमरा मिलेगा, ठीक है, शौचालय उसी में सेट है, नहाने का अलग व्यवस्था है, बाहर में चापाकल लगा हुआ था, आप सब आदमी जाइए नहाइए, पानी लेना है वहां से सब उठा के लेके आइए, ठीक है। मैंने हर कमरा में पानी की व्यवस्था नहीं, अब तो थोड़ा सा डिजिटल दुनिया हो गया, मोटर लग गया है, टंकी है, पानी है, नहीं था, अब उतना टेंशन नहीं रहता है, लेकिन पहले उतना नहीं था। तो क्या होता था, एगो चापाकल वहां पर जाइए, पानी भरिए, डोल उठा करके ले जाइए ऊपर छत वाला पर, अगर आप छत पर रहते हैं तो ऐसे। तो क्या कहलाया, चौल। लेकिन ये भी क्या होने लगा, बहुत गंदा होने लगा, ठीक है ना, मैंने काफी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जब देखा ये गंदा हो रहा है तो उसको भी तुड़वा दिया, सबको तोड़ फोड़ के हटा दिया, बहुत सारा। जो कहाँ, जो मुख्य मुंबई में था, मैंने मेन बाजार जो हुआ मुंबई का, तो उसमें गंदा जब होने लगा, आदमी बसने लगा बाहर के आकर के, तो मिल अंग्रेज का शासन था, अंग्रेज सबको तोड़ के हटवा दिया कि सब हटाओ यहाँ से, सब गंदा हो रहा है, ठीक है। और उसके लिए अलग अलग सबको भेज दिया गया, मिल को भी भेज दिया, सब ऐसे करके। तो इस तरह से मुंबई शहर की भी क्या हो गई, स्थापना हुई। क्लियर, मैंने उस सबको हटा करके चौड़ी सड़क बनवाया, सब कुछ उसी तरह से नक्शा तैयार करके, तो इस तरह से मुंबई शहर का निर्माण। क्लियर, तो आपने देखा कलकत्ता शहर कैसे बना, मुंबई शहर कैसे बसा। मुंबई इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या उद्योग था, सूती यानी कपास। कलकत्ता इसलिए क्योंकि वहां पटसन। अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग देखते हैं मद्रास शहर के बारे में थोड़ा सा, कि मद्रास शहर कैसे अपने अस्तित्व में आया। सुनिएगा, 1801 में लॉर्ड डलहौजी कर्नाटक के पिट्ठू नवाब पर एक नई संधि लागू कर दिया। वहां के उस समय कर्नाटक, मद्रास जो है वो कहाँ है, कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के जो नवाब थे जिनका नाम था पिट्ठू नवाब, उस पर डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी को तो मालूम ही है, लॉर्ड डलहौजी क्या करता था, बड़ा खतरनाक आदमी था, जबरदस्ती संधि कर लेता था, छीन लेता था। तो उस पर पिट्ठू पर एक नई संधि ला दिया कि तुमको ये संधि मानना पड़ेगा। अब वो देखा कि संधि मानेंगे तो हम अंग्रेज के अधीन हैं, इससे बढ़िया है कि पेंशन लेकर के राज्य को किसको दे दिया जाए, अंग्रेजों को। तो उसने क्या किया, वह विवश होकर के पेंशन लेकर के अपना राज्य कंपनी को सौंप दिया। इस प्रकार मैसूर के मालावर समेत कई क्षेत्र छीन लिए और कर्नाटक को मिलाकर के मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई। देखिए, पहले तो उसने क्या किया, कर्नाटक के जो नवाब थे जिनका नाम था पिट्ठू नवाब, उससे पहले कर्नाटक छीना। कर्नाटक को छीन करके जब वो अपने अधीन ले लिया, उसके आसपास के और जो जगह था, अकेला नहीं, और जगह मालाबार तट था, उस सबको वो क्या कर लिया, छीन लिया अंग्रेज। सबको, जो छोटे छोटे राजा थे उस सबको हरा दिया, या उसके जमीन को कब्जा कर लिया, उसको यहाँ से हटा करके, और एक बनाया शहर जिसका नाम रखा मद्रास प्रेसिडेंसी। वहां पर कोई उद्योग नहीं था, वहां पर कोई उद्योग नहीं था, इसीलिए वह उद्योग के रूप में विकसित नहीं हुआ है। अभी भी मद्रास कोई बड़ा उद्योग वाला नहीं है, ठीक है ना, औद्योगिक क्षेत्र नहीं। कलकत्ता जाइए तो जूट मिल के लिए प्रसिद्ध है,
कलकत्ता में अभी भी हुगली नदी के किनारे हजारों मिलें हैं। जाइए आप वहां मुंबई, लगभग केवल मुंबई में 350 कपड़ा मिले, केवल मुंबई की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 350 कपड़ा मिले अभी है, ठीक है ना। इसके अलावे और जगह हैं जैसे पूना है, नागपुर है ना, बहुत सारा उस जगह पर अलग है। सूरत जाइए उसमें अलग है, वो सब तो गुजरात में पड़ता है। लेकिन ये किसके लिए उद्योग है? तो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन मद्रास कोई उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं था, किसके लिए प्रसिद्ध हुआ सो समझिए। तो वह बनाया मद्रास भी बंगाल की खाड़ी पर स्थित, जहां से विश्व व्यापार की काफी सुविधाएं उपलब्ध थी। माने ये भी कहा है बंगाल की खाड़ी, ऐसे ऐसे हुआ। तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर पश्चिम बंगाल है यानी कलकत्ता, और यहीं पर है मद्रास, इसी बंगाल की खाड़ी पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जूट की खेती होती है, यहाँ पर जूट की खेती नहीं होती है। लेकिन यहाँ से व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध थी, यहाँ से व्यापार किया जा सकता था। तो दक्षिण भारत पर नियंत्रण रखने के लिए, दक्षिण भारत पर नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेजों ने अपनी यहाँ पर एक किला बनवा दी। इधर से उत्तर भारत पर कब्जा होगा, यहाँ से जो हमारी पश्चिमी भारत है उस पर कब्जा होगा, अंग्रेज सोचा। और यहाँ से जो दक्षिण भारत है ई भाग पर कब्जा हमारा चलेगा यहाँ से, ठीक है। क्योंकि अकेले यहां से बैठ करके, कलकत्ता से बैठ के सब जगह शासन करना थोड़ा सा कठिन था। तो अंग्रेज ने क्या किया, अलग अलग क्षेत्र बांट लिया। जैसे आपने पढ़ा था राजा अशोक क्या किए थे, 4 जगह अपना केंद्र बनवा दिया था, चारों जगह से शासन चला रहा था नहीं। इसी तरह से अंग्रेजों ने यहां पर बनवाया, कहां, मद्रास। चलिए, तो आप समझ गए कि ये बंगाल की खाड़ी पर स्थित जहां पर सैनिक सुविधा, अंग्रेजों को रहने के लिए वहां पर फोर्ट जॉर्ज सेंट नामक एक किला बनवाया। इसका नाम था फोर्ट जॉर्ज सेंट, एक किला है जहां अंग्रेज रहती थी। और दूसरा व्हाइट टाउन, व्हाइट टाउन, हाँ, व्हाइट टाउन नामक एक भवन बनवाया। दोनों याद रखेंगे, दोनों कहां बना, मद्रास में, जहां पर अंग्रेज के अधिकारी ठहरते थे। अंग्रेजों के साथ अन्य यूरोपियन भी वहां रह सकते थे, माने जो ईसाई जाति को मानने वाले लोग थे, ईसाई जो थे वो वहां पर रह सकते थे। हम भारतीय नहीं रहते थे, माने हम लोगों को समझता था कि गंदा आदमी काला आदमी। ईसाई जो भी होता था, ईसाई का मतलब जो फ्रांसीसी रहते थे, डच वाले थे, पुर्तगाल वाले थे, जो भी लोग थे वो उस शहर में रह सकते थे, हम लोग उस शहर में नहीं रह सकते थे, व्हाइट टाउन में, ठीक है। भारतीयों को काला गोरा के नाम पर अलग रखा जाता था, भारतीयों को अलग रखा जाता था, लेकिन ये गोरखा समूह एक जगह रहेगा। इसका विकास अंग्रेजों के रहने के आधार पर किया गया। यह भवन नौ गौथिक शैली में बनाया गया था, माने वहां पर जो था वह रहने के आधार पर बनाया गया, कोई व्यापारिक उद्देश्य से नहीं, किसके उद्देश्य से, केवल रहने के उद्देश्य से बनाया गया था। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। मद्रास में अनेक समुदाय के लोग आकर के बस गए। जब वो लोग अंग्रेज वहां पर रहने लगे, तब वहां पर धीरे धीरे बाहर के लोग भी आकर के वहां पर बसना शुरू कर दिए। और कौन कौन लोग आकर के बसे हैं सुनिएगा। वहां पर एक है, याद रखेंगे, दुबास, दुबास समुदाय के लोग। ये भारतीय और अंग्रेज दोनों के भाषा जानते थे, माने ये भारतीय भाषा भी जानता था, हिंदी, और अंग्रेजी भाषा भी जानती थी। दोनों भाषा जानने के कारण अंग्रेज की बात को इसको समझने में क्या होता था, सुविधा होता था, ठीक। और यहाँ पर ये व्यापार करती थी अंग्रेजों से, अनाज का व्यापार। क्योंकि अंग्रेज देखिए, अनाज जो यहाँ खरीदती थी, माने हमारे यहाँ से जो टैक्स वसूलाता था अनाज, तो अनाज को वो क्या करती थी, बेच भी लेती थी बहुत सारा। तो कुछ व्यापारिक था, वो अंग्रेज से अनाज क्या कर लेता था, खरीद लेता था, ठीक है। उसको वो दूसरे देशों में जाकर के व्यापार करता था। अब कहिएगा कैसे, समझिए। जैसे मान लीजिए फ्रांस, पुर्तगाल, जिन जिन देशों पर अधिकार किए हुए था, अंग्रेज वहां व्यापार करने नहीं जाती थी, तो वहां व्यापार कौन करेगा, तो वहां व्यापार करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चुना जाता था जो वहां व्यापार कर सकती थी, उसको वहां पर रोक नहीं। अंग्रेज को जाने से रोक था, लेकिन भारतीयों व्यापारी को जाने से रोक नहीं था। तब भारतीय व्यापारी अंग्रेज से अनाज खरीदती, और वो क्या करती, उन फ्रांस वाले देशों में जहां फ्रांस का अधिकार था, जैसे कनाडा, कनाडा में किसका अधिकार था, फ्रांस का, तो यहां से वो अनाज लेकर के कहां चली जाती, बेचने के लिए, जो व्यापारी कंपनियां थी। चलिए, तो इस तरह से भारत में भारतीय और अंग्रेजी जानने वाले एक जाति थी दुबास, वो एजेंट और व्यापारी का काम करती थी, माने वही व्यापार करने का काम करती थी। दूसरा था बेल्लार जाति, ये स्थानीय जाति थी जो अंग्रेजों को मौका का लाभ उठा करके वहां पर बस गया था, माने वहां के स्थानीय ही जाति था बेल्लार। वह देखा कि अंग्रेज मतलब ज्यादा बसने में रोक नहीं लगा रही है, तो वो लोग भी धीरे धीरे वही व्हाइट टाउन में आकर के बसने लगे। क्लियर? पहले व्हाइट टाउन में कौन रहता था, ईसाई के लोग, लेकिन अब धीरे धीरे कौन बसने लगे, वहां के स्थानीय लोग धीरे धीरे
खुसुक खुसुक करके चाय बनाने गए और वहीं चाय बनाते बनाते तो झोपड़ी गाड़ दिए, वहीं पर घर बना लिए। ऐसे करके धीरे धीरे फिर तेलुगु कोम्याटी समुदाय के लोग, यह बड़ा व्यापारी जाति था, अंग्रेज से अनाज का व्यापार का संबंध रखती थी। ये भी अनाज व्यापार खरीदती थी, किससे? अंग्रेजों से। और पेरियर और वनियार ये भी क्या थे? वहां की जातियां थी। ये गरीब कामगार मजदूर वर्ग थे। ये मुस्लिम आबादी का केंद्र था, माने ये लोग मुस्लिम थे। कौन? पेरियार और बनियार। और ये वहां पर काम करने के उद्देश्य से गए थे। क्लियर? जब काम करने के उद्देश्य से गए तो वो भी वहां धीरे धीरे बसने लगे। क्लियर? तो इस तरह से कुछ प्रजाति काम करने के उद्देश्य से, व्यापार करने के उद्देश्य से कहां पहुंची? व्हाइट टाउन। और व्हाइट टाउन में जाकर के हमने बताया अंग्रेज जो बनाती थी वह तनिक मनिक घर नहीं बनाती थी, अपना जगह जो बनाती थी बहुत बड़ा इलाका में बनाती थी। बगीचा, रेलवे स्टेशन, सब कुछ उसी के अंदर होता था। और उस जगह पर धीरे धीरे क्या किया, ये लोग जाति जो है जाकर के बसना शुरू कर दिया। इस तरह मद्रास स्टेट जो है वो किस में आया? अस्तित्व में आया। तो आपने समझा पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता, फिर मुंबई और फिर मद्रास कैसे अस्तित्व में आए। चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा दिल्ली का इतिहास देख लेते हैं। ऐसे दिल्ली तो हमारा पुराना शहर है, दिल्ली के बारे में तो फिर जानना क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दिल्ली का इतिहास। दिल्ली एक प्राचीन शहर है जहां महाभारत काल से अवशेष मिले हैं। यानी दिल्ली आज से नहीं है, दिल्ली महाभारत काल जो था हम लोग पढ़े थे, जिस समय अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, ये सब महाभारत का युद्ध हुआ है, उसका अवशेष कहाँ मिला है? दिल्ली में मिला है। यानी दिल्ली में ही वो राजा लोग रहते थे। कौन? कर्ण, कौरव, पांडव, ये सब कहाँ रहते थे? दिल्ली में। और उस समय दिल्ली का नाम दिल्ली नहीं था, उस समय उसका नाम था इंद्रप्रस्थ। क्या नाम था उसका? इंद्रप्रस्थ नाम था, याद रखेंगे। उस जगह उस समय किसका क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ। ठीक है। और 17वीं शताब्दी में शाहजहां ने इसका नाम रख दिया शाहजहांबाद। क्या नाम रख दिया? शाहजहां। पहले था इंद्रप्रस्थ। धीरे धीरे वहां पर लोग आकर के बसने लगे और फिर बाद में उसका नाम पड़ा ढिल्का। ढिल्का के बाद तोमरो, तोमरो जाति ने 13वीं शताब्दी में इस शहर का निर्माण किया था। ठीक है। दिल्ली शहर का निर्माण किसने किया? तोमरो ने। कब किया था? 13वीं शताब्दी में। ठीक है। लेकिन बाद में जब शाहजहां वहां का शासक बना तो अपने नाम पर दिल्ली का नाम बदल करके क्या नाम रख दिया उसने? शाहजहांबाद। शाहजहांबाद। ठीक है। लेकिन अंग्रेज जब आया तो अंग्रेजों ने दिल्ली का नाम फिर से चेंज कर दिया, शाहजहांबाद हटा करके उसका नाम क्या रख दिया? क्या नाम रख दिया? दिल्ली रख दिया। और 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को ट्रांसफर कर दिया। अभी तक कहां हमारी राजधानी थी? कलकत्ता। 1912 से पहले हमारी राजधानी कहां थी? लेकिन 1912 में ट्रांसफर होके कहां गया? दिल्ली आ गया। किसी किसी किताब में याद रखेंगे 1911 रहता है ये। ठीक है। 1911, कभी कभी 12 भी दिया हुआ है, तो आप 12 याद रखिएगा। ठीक है। चलते हैं आगे। अब एक लास्ट बच गया है कि गौथिक शैली और इंडो सार्सनिक शैली क्या है। देखिए, अंग्रेजों ने जब भारत में आया तो भवन बनाना भी उसने शुरू किया। जैसे हमारे इस्लाम वाले लोग नहीं, बहुत सारा भवन बनाया जो आज भी देखने को मिलता है। ताजमहल तो दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक भवनों में एक है। लाल किला है, आगरा का किला है, नहीं फतेहपुर सिकड़ी है, बहुत सारे महल है। ऐसा एक नहीं है, बहुत सारे महल है जिसने किसने बनाया है? मुगलों ने बनवाया है। ठीक है। और खास करके शाहजहां के शासन काल को क्या कहा जाता है? स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्वर्णिम काल, स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल। कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने शासन काल में बहुत सुंदर सुंदर चीज बनाया। आज तक मुगलों के राजा या अन्य कोई राजा इतना चीज नहीं बनवाया जितना अकेले शाहजहां ने बनवा दिया। ठीक है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां, आगरा का किला शाहजहां, ताजमहल शाहजहां, जो आज पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। नहीं, तो इसीलिए उसको कहता है स्थापत्य का स्वर्णिम युग। तो ठीक उसी तरह से अंग्रेज जब आई तो अंग्रेज भी सोची कि हम भी कुछ अच्छा बनवावे। नहीं, चाहे वो अपने रहने के लिए हो या ऐसे बनवाने के लिए हो, तो वो भी नई शैली का विकास करना चाहती थी। तो एक नई शैली उसने लाई जिसका नाम था नवगैथिक शैली। याद रखिएगा, अंग्रेजों ने भवन बनाने के लिए एक शैली विकास किया जिसका नाम था नवगौथिक शैली। ये काफी पुरानी शैली थी, लेकिन इसका उपयोग अंग्रेजों ने भारत में किया। उस समय हमारे भारत में नहीं था, लेकिन भारत में अंग्रेजों ने शुरू कर दिया। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने नए शहर के निर्माण के साथ उसे चिंता सताने लगी कि किस शैली से भवन बनवाया जाए ताकि वह कुछ पुरानी अपनी याद को बनाए रखे। इसलिए उसने पुरानी शैली का उपयोग करना शुरू किया और इसमें ऊंची
छत, नोकदार मेहराब और बारीकी साज सज्जा होती थी। माने उसने 9 शैली जो बनवाया, कौन? 9 गौथिक शैली। इस शैली में जो उसका छत हो जाता था वो नोकदार होता था। छत कैसा? नोकदार। अब कहिएगा सर हम समझे नहीं। ये छत ठीक है, उसके बाद आगे का जो स्ट्रक्चर बनाता था वो ऐसे करके बना देता था। देखे होंगे छत जो है माने पीछे का बरम समतल है, अगला मोहरा जो है थुथना, थुथना को बना देता था नक्शा ऐसे करके, ऐसे करके। या सबसे लास्ट वाला को जो छत के सबसे ऊपर का सिरा को होता था वो ऐसे बना देता था। ठीक है, और इसमें सजा देता था, डिजाइनिंग। इसमें क्या कर देता था? डिजाइनिंग कर देता था। इसको क्या कहा गया? उसका नाम नौ गौथिक शैली, अंग्रेज ऐसा, ठीक है, बनवा दिया। अब इसका उदाहरण देखिए, विक्टोरिया टर्मिनल और यूनिवर्सिटी हॉल। ये क्या है हमारा? ये दोनों किसका निर्माण है? नौ गौथिक शैली का बना हुआ है। परीक्षा में पूछेगा आपसे कि विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली का? तो नौ गौथिक। या यूनिवर्सिटी हॉल किसका? तो नौ गौथिक शैली। आगे चलेंगे, हमारा लास्ट है, ध्यान दीजिएगा। बाद में हिंदुस्तान और भारत की शैली और यही नौ गौथिक शैली को मिला करके एक फिर नई शैली का विकास किया जिसका नाम रखा इंडो सार्वजनिक शैली। अब इसमें दोनों रह गया कि कुछ कला भारत का रहेगा, कुछ कला भारत का रहेगा और कुछ कला कहाँ का रहेगा? इंग्लैंड वाला रहेगा। और दोनों को मिलाकर के एक शैली विकसित की गई जिसका नाम रखा कौन? इंडो सार्वजनिक शैली। और इसका उदाहरण है गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल होटल, जो भारत मुंबई में ताज होटल है ना, ताज होटल किसका है मालूम है ना आपको? टाटा कंपनी का है। ताज होटल किसका है? ऐसा ऐसा हमारा मतलब माना जाता है, कहता है कि एक बार हमारे जमशेद जी टाटा यानी रतन टाटा कहाँ गए? विदेश गए, तो वहां लिखा हुआ था कि भारतीय कुत्तों को ठहरने का कोई प्रबंध नहीं है। माने सब देश वाला उसमें जा सकता है होटल में, लेकिन भारत के लोग उसमें नहीं जाता। वो लिखा हुआ था भारतीय कुत्तों को रहने का यहाँ कोई प्रबंध नहीं है। समस्या, तो सीधा डायरेक्ट बेइज्जती हुआ भारत के लोगों को। रतन जी आए भारत और उसी समय कहे कि दुनिया में ऐसा होटल, ऐसा भारत में होटल बने कि दुनिया में कहीं होटल नहीं होना चाहिए। और उन्होंने एक नई होटल का निर्माण किया जिसका नाम है ताज होटल। वास्तव में वैसा होटल दुनिया के किसी देशों में नहीं है। ऐसे सबसे ज्यादा सुंदर होटल तो रहता है आपको कहाँ? आश्चर्यजनक होटलों में कहा जाए तो ईरान, इराक जो है, सऊदी अरब जिसको कहते हैं हम लोग, वहां पर सबसे ज्यादा सुंदर सुंदर होटलें हैं। लेकिन भारत का होटल ताज होटल भी बहुत बड़ा, भयंकर बहुत बड़ा है। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर शैली से बना हुआ है, कोई दिक्कत? चलते हैं, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे अपने प्रश्न उत्तरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।